देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लास्ट क्लास तक जो डिस्कस किए थे उसको एक बार 5 मिनट का रिकैप देते हैं। कुछ फॉर्मूलाज ही तो डिस्कस किए थे। तो बेसिकली मेरे को ये बताओ, तो आप बताइए तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? बैठिए ना, आराम से बैठिए, कंफर्टेबल। अच्छा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। ओके, एंड तुम बताओ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? ओके, एंड तुम मेरे को बता कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? तुम बताओ, बता। Contribution divided by EBIT into EBIT divided by EBT। मतलब हम लोग बोल सकते OL हैं, into FL। अच्छा, या फिर कंट्रीब्यूशन बाई EBT। ओके, ठीक है, सही है। और एक पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज EPS। क्या होता है EPS? इक्विटी पर शेयर। हाँ, और फॉर्मूला क्या था? इक्विटी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या था? टोटल इक्विटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यही था ना? ओके, ठीक है, हम लोग इतना ही डिस्कस किए थे। अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। हम लोग आई थिंक एक सम भी किए थे। ठीक है, एक बार स्टडी मैट में आ जाओ आप लोग। एक सम किए थे और एक मतलब देख लिए थे हम लोग। ओके, चलिए जल्दी से आइए स्टडी मैट में, पेज नंबर पेज नंबर 9। एक बार स्टडी मैट से कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलो देखो, जस्ट स्टार्ट करो। एक बार स्टडी मैट से कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग आओ, याद है लिवरेज क्या होता है? ये तो मैंने समझा दिया था। लिवरेज मतलब क्या होता है? तुम्हारे फिक्स कॉस्ट की कैपेसिटी टू बूस्ट योर प्रॉफिट, दैट इज अ लिवरेज। एंड फिक्स कॉस्ट की कैपेसिटी में फिक्स कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिजनेस में 2 तरीके के रिस्क रहते हैं। वन इज द बिजनेस रिस्क, आप अपने फिक्स कॉस्ट को, जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे तो बिजनेस ही ठीक से नहीं चलेगा, नुकसान होगा। दैट इज द ऑपरेटिंग रिस्क एंड दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस रिस्क। इसके बाद आता है, आपने लोन लिया है, आप लोन नहीं लौटा पाओगे, आप इंटरेस्ट नहीं रीपे कर पाओगे, तब तो प्रॉब्लम है। तो इन सच्चे केस आपके पास क्या रिस्क आ जाता है? फाइनेंशियल रिस्क। तो बिजनेस में 2 तरीके का रिस्क रहता है, वन इज द बिजनेस रिस्क, अनदर वन इज द फाइनेंशियल रिस्क। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल रिस्क। तो यही चीज मैंने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया। एंड इसके साथ साथ अपने पहला तो नॉर्मल सा पार्ट था, दैट इज लिवरेज टेक्निक है। थर्ड वन इज, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या लिखा? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे लगता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो अगर आप सेल करोगे तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो ये 0 रहेगा। तो देख मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इफ देयर इज नो एक्टिविटी देयर विल बी 0 वेरिएबल कॉस्ट एंड नो रिस्क ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने का आपको टेंशन नहीं लेना है कि वो तो बाय डिफॉल्ट रिकवर होगा, क्योंकि अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपका नुकसान हो रहा है, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो आपको बिजनेस लाइन ही बंद कर देना चाहिए, राइट। फिक्स कॉस्ट हमने डिस्कस किया था, 2 तरीके का होता है फिक्स कॉस्ट। लेकिन सबसे पहले क्या होता है फिक्स कॉस्ट? मतलब ये कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, कुछ करो चाहे नहीं करो। मैंने ये जगह ले ली, स्टूडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, रेंट तो देना पड़ेगा, तो दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? तुम लोग के पॉइंट से सोचे तो एक स्टूडेंट आया तो एक स्टडी मटेरियल इशू होगा, दूसरा आया तो दूसरा होगा। तो स्टडी मटेरियल का कॉस्ट क्या है? वेरिएबल है। तो बस ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो रेंट फिक्स्ड है। अब ये रेंट की मैंने बात की तो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है। अब मैंने जो एस्टेब्लिशमेंट रेडी किया, इसके लिए मैंने लोन लिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो अपने डिस्कस किए थे 2 तरीके के फिक्स कॉस्ट होते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अगर मैं सिंपली टर्म यूज करता हूं फिक्स कॉस्ट, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? रेंट, सैलरीज एटसेट्रा। ये बिजनेस रिस्क डिफाइन करता है। एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब लोन, या मतलब बेसिकली लोन से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड जो इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिविडेंड, दैट इज अ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, नॉट इक्विटी डिविडेंड। तो ये फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है। इन दोनों को मिला दे तो दिस विल गिव यू बिजनेस रिस्क, कंबाइंड रिस्क, ठीक है। ये पार्ट अपने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इनकम स्टेटमेंट
टाइप्स ऑफ लिवरेज, 3 तरीके के लिवरेज होते हैं. लिवरेज इज नथिंग, इट्स अ रेशियो. हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, हम लोगों को अल्टीमेटली ये रेशियोज फाइंड आउट करना है टू गेट कि बिजनेस रिस्क है कि नहीं है. ठीक है, देखो बिजनेस में रिस्क होगा, कॉस्ट इंकर जब भी करोगे तो रिस्क होगा, हमेशा होगा. और रिस्क का मतलब ही होता है लॉस भी हो सकता है, और बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं. अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो तो रिस्क नहीं है, अगर लॉस ही लॉस हो तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस बंद हो जाएगा. राइट, तो बेसिकली क्या हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दैट मीन्स देयर इज अ रिस्क. एंड रिस्क 2 तरीके के होंगे, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंडली टोटल रिस्क. अब अपने आते देखो इसमें थोड़ा बहुत अपने समझने जा रहे हैं, यहां से नहीं, अभी पहले नॉर्मली समझते हैं फिर मूव ऑन करेंगे. देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज में. ऑपरेटिंग लिवरेज, इतना ही बच्चा लोग आया था आज, क्या अभी सब बाहर है? अभी तो सुबह क्लास भी था ना सर का भी. कुछ गायब हो गए, क्यों? चलो ठीक है. ऑपरेटिंग लिवरेज, तो देखो ऑपरेटिंग लिवरेज जब हम लोग कर रहे थे ना, तो हम लोग ने एक बेसिक सा फॉर्मूला समझा था. ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के पहले की अर्निंग एंड उसके बाद की अर्निंग का प्रपोर्शंस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली हम लोगों ने यूज किया था कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और EBIT. हाँ, इक्वल टू मेरे को मिला EBIT. राइट, तो इसका मतलब हम लोगों ने बोला फिक्स कॉस्ट के पहले की अर्निंग, फिक्स कॉस्ट के बाद की अर्निंग, और हम लोगों ने उसका एक प्रपोर्शंस निकाल दिया एंड दैट इज टर्म्ड एज अ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. यही था ना. सपोजिंगली इट कम्स टू 3. इसका मतलब क्या होता है ये भी तुमको समझना पड़ेगा. इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोलना चाह रहा है पता है? देखो कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या था, वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर क्या था, सेल्स. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन है. तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसका एक प्रपोर्शंस होता है कि वेरिएबल का सपोज करो सेल्स का 60% है, तो जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 40% होगा. राइट, तो बेसिकली क्या हुआ, वो तो सेम प्रोपोर्शंस में मूव करेगा. तो हम लोग यहां से अब क्या समझने जा रहे हैं, ये ऑपरेटिंग लिवरेज आपको ये बताएगा अगर ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिवरेज जितना ज़्यादा होगा आपका फिक्स कॉस्ट उतना ज़्यादा है, तभी ये लिवरेज ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसका मतलब आपके फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो अगर आप रिकवर नहीं कर पाए तो लॉस हो जाएगा. तो इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है और कुछ नहीं है. तो अब रिस्क ज़्यादा है तो ये दूसरा तरीके से क्या डिफाइन करता है इसको भी समझो. ये बोलता है सिंस देखो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, सेल्स में अगर 1% चेंज हुआ तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं. तो आपके जो EBIT है उसमें कितना चेंज हो जाएगा, ज़्यादा चेंज होगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है. सेल्स अगर 1% घटा तो EBIT क्या होगा, ज़्यादा घट जाएगा, और सेल्स अगर 1% बढ़ा तो EBIT ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है. तो ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सेल्स में 1% चेंज हुआ तो EBIT में 3% चेंज होगा. ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर सेल्स में 1% चेंज हुआ, मतलब सेल्स अगर 1% गिरा तो EBIT 3% गिरेगा. अगर सेल्स 1% बढ़ा तो EBIT 3% बढ़ेगा. इस चीज को बता रहा है. तो सपोज कर लो सेल्स में 10% का चेंज हुआ, मतलब सेल्स 10% से गिर गया तो EBIT कितना परसेंट गिर जाएगा, 30% गिर जाएगा. 1% में 3% गिरेगा, तो अगर 10% गिरा तो यहाँ कितना गिरेगा, 30% गिरेगा. तो ये कंसेप्ट है. तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं, अभी ये सब चीज समझना है. तो यहाँ पे इट डिफाइंस, इट सेज इफ देयर इज 1% change in sales, there will be 3% change in EBIT. तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर ऐसा है. और एक चीज ध्यान रखना, मैंने चेंज की बात की, तो चेंज क्या एक सिंगल डेटा से निकाल सकते हो,
जैसे फॉर एग्जांपल समझना इस चीज़ को, सपोज करो मैं बात करता हूँ 2024 की 2025 की, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपकी सेल्स 100 रुपये है और यहाँ पे बोलता हूँ आपकी सेल्स 150 रुपये है। यहाँ पे आप चेंज कितना हुआ निकाल सकते हो? 50 रुपीज़ का चेंज हुआ, परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। चेंज के लिए 2 डेटा चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे देता ही नहीं और मैं बोलता बताओ चेंज कितना हो, बता सकते हो? नहीं ना। तो जब भी चेंज की बात की जाएगी आपके पास 2 ईयर्स के या 2 पीरियड के डेटा अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने चेंज की बात की, इट सेज इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 3% चेंज इन EBIT। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला वर्जन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? कौन बता रहा है? इस जो मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा उसको फॉर्मूला के लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे बताएगा? 1% change in 1% नहीं लिखना, बस 1% क्यों लिखेंगे आपने? 3 तो है, 3 इक्वल टू मतलब जो ये ऑपरेटिंग लिवरेज है, मतलब 3 मीन्स ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? Attribution is equal to 3. चेंज इन EBIT किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेंज इन सेल्स के ऊपर। तो कैन वी से परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब डेल्टा साइन दे दिया मैंने, चेंज इन EBIT नॉट सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्योंकि सेल्स के बेस पे चेंज होगा ना, तो इसलिए बेस में सेल्स रहेगा और ऊपर में जो वैल्यू चेंज होगी वो रहेगा। तो अपना अल्टीमेटली ऑपरेटिंग लिवरेज का ये भी एक फॉर्मूला बनता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये एक सेकंड फॉर्मूला हुआ, दिस इज द वन फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। जनरली ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारे पास 2 पीरियड्स के डेटा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं, व्हेन 2 periods data is available। 2 पीरियड के डेटा अवेलेबल होंगे तभी इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ऑपरेटिंग लिवरेज में यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में। चलिए नेक्स्ट आइए, फाइनेंशियल लिवरेज में आते हैं। देखो फाइनेंशियल लिवरेज में हम लोगों ने क्या किया था, EBIT से मूवमेंट किया था, EBIT लेस इंटरेस्ट, हम लोगों को क्या मिला? EBT। अगर मेरे पास, मैं यहां पे मान रहा हूं देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट सिर्फ यही है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए इसके ऊपर की इनकम और इसके नीचे की इनकम, मतलब इंटरेस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के पहले की अर्निंग, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद की अर्निंग, और उसका प्रपोर्शन चाहिए मेरे को। तो उसका प्रपोर्शन चाहिए तो अपना फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूला में। तो दिस इज द वन फॉर्मूला जो वी मे यूज। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर सपोज कर लो प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या करते? एक बार आगे मूव कर रहा हूं मैं। सपोजिंगली वी हैव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो, तो हम लोग ऐसा लिखते EBIT। देखो फॉर्मूलाज ना, एक काम और करना तुम लोग, यहां तो मैं समझाते समझाते लिखा रहा हूं, तुम लोग क्या करना, फॉर्मूलाज को एक कॉपी अलग से और बनाओ, क्योंकि FM बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो ऑब्वियस बात है क्लास में अपने समझ रहे हैं, बट एग्जाम में तो हो सकता है सारे बच्चे एकदम कंसेप्चुअली समझ के नहीं रखेंगे, फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। तो आप लोग क्या करना, एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें से लिवरेज है, लिवरेज मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज लिखा है, इतना कहानी नहीं, खाली फॉर्मूला लिखना है। और जैसे जब हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे या आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो सिंपली उसको पेज टर्न करना है, फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, याद रहेगा भी, तो वो चीज़ अप्लाई कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, ऐसे तो तुम लोग जब क्लास नोट्स देखोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट समझाई हुई चीज़ रहेगी, उतना थोड़ी चाहिए अपने को चाहिए कि बस हम लोग को जिस्ट में मिल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन है, समझते समय उतना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन लर्निंग ट्रिक भी आनी चाहिए। खाली कंसेप्ट से टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में अपने पास लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम देने का, तो उसके लिए हम लोग को लर्निंग ट्रिक्स भी आनी चाहिए, लेकिन जस्ट लर्निंग ट्रिक नहीं, कंसेप्ट के साथ लर्निंग ट्रिक।
ठीक है, तो अभी आओ अपने यहाँ पे, अभी हम लोग कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला समझ रहे हैं, एक अलग कॉपी बनाना, फॉर्मूलाज लिखते रहना, बहुत बेनिफिट देगा। अभी आइए इसमें, अगर मैं EBIT में, जैसे उन सब में इतना नहीं लिखना है, ये EBIT माइनस माइनस माइनस, सिंपली अपना फॉर्मूला लिखना है कि ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो EBIT लेस मैंने क्या किया, इंटरेस्ट, फिर मेरे पास क्या आया, EBT, इस EBT से मैंने क्या लेस किया, टैक्स, तो टैक्स लेस करने के बाद मेरे पास क्या आया, पैट, पैट में से मैंने लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मेरे पास क्या आया, इक्विटी डिविडेंड नहीं, इक्विटी अर्निंग्स। हो गया अपना काम यहीं पे, इसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग। यहां पे आप देखो, आपको जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक तो ये है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आपका, दिस वन इज द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट एंड ऑल्सो दिस वन इज द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, है ना। तो मेरे को क्या लेना होगा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के पहले की अर्निंग और उसके बाद की अर्निंग, बट लिवरेज बिफोर टैक्स बातें करता है। तो बिफोर टैक्स अगर बात करता है तो ये तो देखो टैक्स के बाद का कैलकुलेशन है, तो मेरे को यहीं पे लेना है, यहीं तक रुकना है, मेरे को यहीं पे लेना है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के पहले की अर्निंग, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद की अर्निंग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सब प्रेफरेंस डिविडेंड तो लेस हुआ ही नहीं। तो हम लोग एक चीज सोचो, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसको अगर यहां लेस नहीं करके यहीं पे लेस कर दें तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो है, लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, यहां पे जो ये प्रेफरेंस डिविडेंड है ना टैक्स के बाद है, ये आफ्टर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स बनाना होगा। पूरा टैक्स ऐड नहीं हो सकता है, पूरा टैक्स तो पूरे इनकम का टैक्स है, हम लोग को इसको सिर्फ बिफोर टैक्स बनाना है। तो एक चीज सोच, सपोज कर ले टैक्स रेट इज 30%, टैक्स का मतलब क्या होता है, उतना हेयर कट हो गया तुम्हारा, तो टैक्स के बाद की चीजें जो भी दी हुई है उसमें 30% कटा हुआ है और पहले की चीज में नहीं कटा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो अगर सपोजिंगली टैक्स रेट इज, मैं मान लेता हूं कि टैक्स रेट 30% है, तो ये जो वैल्यू है इसमें कितना हेयर कट हो चुका है, तो इसका मतलब ये 70% ऑफ बिफोर हेयर कट है, मैंने B4 लिखा, बिफोर हेयर कट है। जो भी बिफोर वैल्यू था, अगर डिविडेंड हम लोग 1 लाख दे रहे थे तो आफ्टर टैक्स वो डिविडेंड कितना है, 70,000 है। तो मेरे को इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना सा कंसेप्ट है। तो बिफोर टैक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट डिविडेंड डिवाइडेड बाय 70%। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, 70% ऑफ बिफोर हेयर कट वैल्यू, तो बिफोर हेयर कट वैल्यू कितना होगा, बिफोर हेयर कट वैल्यू सपोज कर लो ये 70,000 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बिफोर हेयर कट वैल्यू इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाई 70%, इंटू 100 करने का क्या दरकार हो, तो 70% लिख रहे हैं ना, अदरवाइज आप डिवाइडेड बाई 70 लिख के इंटू 100 लिख दो, ठीक है, वो सब तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो ये आ जाएगा ना, तो हम लोग को बिफोर टैक्स वैल्यू चाहिए डिविडेंड की। तो इसको कैसे लाएंगे इसको समझना, इसके लिए मैं इसको बता रहा हूं। यहां पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे EBIT, ये तो सही है, डिवाइडेड बाई EBT लिखना है। EBT निकालने के लिए देखो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज क्या माइनस की, बिफोर टैक्स होना चाहिए ना। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, देखो EBT लिखेंगे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट शुड बी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग फॉर्मूला टर्म में जाए तो इसको 1 माइनस टी कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, फिर 1 माइनस टी मतलब 1 और टी मतलब टैक्स रेट। तो हम 70% की जगह हम 0.70 भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो बस वो 1 माइनस टी मतलब मैंने वही किया, टी मतलब टैक्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लोग नोटेशंस, जैसे और सारे नोटेशंस तो पता है आपको, EBIT EBT, आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस PD मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, और टी का मतलब क्या है, टैक्स रेट। तो ये आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो तो, नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अलग से याद रखना, इसके लिए कंसेप्ट बता दिया मैंने, यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज कर लेना। यू कैन लर्न फॉर्मूला ऑल्सो, फाइनेंशियल लिवरेज।
ये तभी अप्लाई होगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कर लो, सबने कॉपी भी कर लिया ना? अच्छा, अब देखो, सपोजिंगली दिस फाइनेंशियल लिवरेज इज 4, व्हाट इट मींस। देखो, फाइनेंशियल लिवरेज कौन सी अर्निंग को लेता है? फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के पहले वाली अर्निंग और उसके बाद वाली अर्निंग। तो पहले वाली अर्निंग मतलब EBIT और बाद वाली अर्निंग मतलब EBT। लेकिन अगर रेशियो में जाएंगे ना, मतलब जो दो डेटा का रेशियो में, तो उसमें हम लोग अल्टीमेट अर्निंग की बात करते हैं। तो पहले वाली अर्निंग मतलब EBIT और लास्ट वाली अर्निंग मतलब इक्विटी अर्निंग। तो इक्विटी अर्निंग्स में भी अपने नहीं जाते हैं, हम लोग EPS में चले जाते हैं। EPS इज द लास्ट अर्निंग, इससे ही तो EPS निकलेगा ना। इसको अगर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? EPS मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पता है? ये 4 अगर आ रहा है तो क्या डिफाइन कर रहा है? इफ देयर इज 1% चेंज इन EBIT, देयर विल बी 4% चेंज इन EPS। इक्विटी अर्निंग में चेंज होगा 4%। अपने EPS से रिलेट करते हैं। एक होता है ना हर चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म कि इंडस्ट्री इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इफ देयर इज 1% चेंज इन EBIT, देयर विल बी 4% चेंज इन EPS। तो इसका मतलब इट डिफाइंस इफ देयर इज 1% change in EBIT, there will be 4% change in EPS। चलिए, इससे रिलेटेड कोई एक बच्चा फॉर्मूला बताने वाला है मेरे को, मतलब इसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन EPS। EBIT के ऊपर EPS बेस कर रहा है, तो EPS ऊपर आएगा, EBIT नीचे आएगा। यस, तो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EPS। जो भी चीज डिपेंडेंट होगा ना वो ऑलवेज कहाँ पे रहेगा? न्यूमरेटर में रहेगा, और जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगेन ये चेंज वाला पार्ट है, इसका मतलब इसके लिए आपके पास 2 डेटा अवेलेबल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलिए नेक्स्ट आता है, एक बार कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं। संडे की क्लास में बच्चा लोग कम आता है ना। गौतम सर के क्लास में भी तुम ही लोग था, बस 1-2 जन एक्स्ट्रा था। कल तो ज्यादा बच्चे लगते हैं। वीडियो देखेंगे आधे बच्चे, हाँ विदे की वजह से। अरे लेकिन ऐसा करने से ना तुम लोग का नुकसान होगा। कल लास्ट क्लास हम तुम लोग को यही सब तो समझा रहा था, बट बच्चा लोग समझता नहीं। चलो, कंबाइंड लिवरेज तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो हम लोग सिंपली ये भी तो बोल सकते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। लास्ट क्लास ही समझे थे। या अदरवाइज अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहें तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन नहीं, वो तो बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल फॉर्मूला में आते हैं। क्या फॉर्मूला इसमें? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT। कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBT। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी हुआ तो क्या करेंगे? उसको भी माइनस कर देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स वैल्यू में माइनस करेंगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस D। प्रेफरेंस डिविडेंड को तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो उसको माइनस कर देंगे अगर हुआ तो, नहीं तो नहीं करेंगे। ये याद रखना। अब अगर सपोज कर लो दिस इज 2, इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे अपने सारे कॉस्ट ले चुके हैं, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी। इसका मतलब क्या हुआ? अपने एकदम टॉप अर्निंग एंड एकदम बॉटम अर्निंग को कंसीडर करेंगे। टॉप अर्निंग इज सेल्स एंड बॉटम अर्निंग इज EPS। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल्स, देयर विल बी 2% चेंज इन
EPS। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? Sir, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. गुड, चलो लिख लो। पहले इस चीज को लिख लेते हैं। इट डिफाइंस, इससे तुम लोग को दिखेगा, याद रहेगा। इट डिफाइंस इफ देयर इज 1% change in sales, there will be 2% change in EPS। एंड इसके लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें, दिस इज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इतना फॉर्मूलाज हम लोग आज डिस्कस किए, और आज सिर्फ फॉर्मूलाज ही डिस्कस किए और ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिवरेज जितना ज़्यादा होगा वो डिफाइन करेगा फिक्स कॉस्ट उतना ज़्यादा है। हायर द लिवरेज, हायर द फिक्स कॉस्ट एंड हायर द रिस्क। ठीक है, ओके। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, अब इस पे सम्स करेंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बहुत सिंपल सा सम है, देखिए क्या दिया है। बोल रहे आपको गिवन इंफॉर्मेशंस को कंसीडर करते हुए लिवरेज निकालना है, तीनों लिवरेज निकालने हैं, राइट ना। तो इसके लिए आपको बोला, देखो आपके पास दो सिचुएशंस हैं, दो फाइनेंशियल प्लान्स हैं। व्हाट आर दैट टू सिचुएशंस? पहले बोल रहा है देखो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है पता है आपके? और जैसे यहाँ पे अपने बात करते हैं, मैक्सिमम कितने बच्चे बैठा सकते हैं, दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मैं प्रोडक्शन कितना कर सकता हूँ, दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब मेरे फैक्ट्री में मैक्सिमम 4000 यूनिट बन सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठाने के लिए 100 बच्चों को बुला लूँ तो नहीं बैठ पाएंगे ना, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। तो जितनी कैपेसिटी, जितने मैक्सिमम यूज हो सकते हैं, दैट इज अ कैपेसिटी। तो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी 4000 यूनिट्स की है, बट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में प्रोडक्शन कितना करता है? देखो अभी कैपेसिटी सपोज कर लो 50 स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट नहीं है ना, कम है, तो वो तो उसका तो नहीं कुछ किया जा सकता है। तो हम लोग एक्चुअली में प्रोडक्शन 75% ही करते हैं। मतलब कितना प्रोडक्शन होता है? 4000 का 75%, दैट इज 3000 यूनिट्स, राइट? ओके। और आप ये यूनिट को कितने में बेचते हो? 30 रुपया में। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 15 रुपया, ठीक है, पर यूनिट है। ठीक है भाई, सिचुएशन क्या है? फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में 15000 है, सिचुएशन 2 में 20000 है। मतलब मेरा इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट में यहीं पे डिवाइड हो गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 2 है। 20000 भी हो सकता है, 15000 भी हो सकता है, मतलब 2 कॉलम बन जाएगा, 2 इनकम स्टेटमेंट। लेकिन प्लान्स भी तो 2 आ गया, तो हर फिक्स कॉस्ट के सिचुएशन में 2 प्लान्स आ जाएंगे। अभी हम फॉर्मेट बनाएगा, लेकिन पहले एक बार ये समझ लो कि क्या हो रहा है। हमारे पास 2 सिचुएशन है, मतलब इनकम स्टेटमेंट तो 2 बनना है। अब लेकिन हर सिचुएशन में 2 प्लान्स अराइज हो सकते हैं, तो हर सिचुएशन में 2 प्लान आ जाएंगे। मतलब तुम्हारे कितने कॉलम्स बन गए? 4। ठीक है ना? कैसे अभी मैं समझाता हूँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कंसेप्ट देने के लिए बताया। अभी अपने करेंगे फॉर्मेट, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी आइए देखिए इसको करना क्या। आपसे लिवरेज पूछा सिर्फ, तो इनकम स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो बगल में पेज नंबर भी लिख लिया करो। उससे क्या होगा ना, तुम तुरंत रिलेट कर पाएगा। ऐसे खोजना पड़ेगा एग्जाम टाइम में ना, 1-1 मिनट भी वैल्यूएबल रहता है, तो अपने को वो सब वेस्ट ही नहीं करना है, पहले से सब चीज़ें रेडी रखनी है। तो यहाँ पे पेज नंबर लिख के रखना। अब आओ, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम लोगों को जो सम टफ लगता है कि नहीं, जैसे ये देखो ईजी और टफ ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो तुमको लगता है ये सब मेरे को टफ लग रहा है, तो तुम क्या करना, उसको अलग से दूसरे कॉपी बना लो, उसमें नोट डाउन कर लो। क्योंकि जो चीज़ इजीली तुमको तुरंत समझ में आ गया, मैंने समझाया तुमको तुरंत समझ में आ गया, तो उसको तो तुमको देखना भी नहीं है। क्या मतलब है? हाँ, तुमको जो टफ लगा वो तुमको प्रॉब्लम देगा, तो जो प्रॉब्लम देगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी रखो, उसमें उस सम को नोट डाउन कर लो। लिवरेज टॉपिक का ये सम मेरे को टफ लग रहा है, उसको सॉल्व करके रखो। एग्जाम टाइम में उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि जो ईजी चीज़ है वो तो तुमको तुरंत समझ में आई हुई है।
तो ये आदत डालोगे ना, मतलब देख मैंने क्या बताया, एक तो फॉर्मूला का कॉपी रहेगा, एक अपना क्लास नोट्स है जो वो तो है ही, और तीसरा कॉपी जो तुम्हारा रहेगा जो भी चैप्टर में तुमको जो सम टफ लग रहा है, जो कंसेप्ट टफ लग रहे हैं, उनको लिख रहे हो, सिर्फ उनको लिख रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ लिख ही नहीं रहे हो। तो अब एग्जाम टाइम में क्या होगा, क्लास नोट्स वाला कॉपी साइड हो जाएगा, खाली वो 2 कॉपी तुम्हारे पास रहेगा, फॉर्मूलाज एंड जो चीज़ें टफ लगी, जो इजी लगी वो तो मेरे को समझ में आया वही है, उसको वापस देख के क्या करेंगे, तो हम किसी को भी रास्ते चलते बता देंगे, उसको नहीं देखना है। क्लास नोट तो सब चीज़ों से भरा रहेगा, उसको बल्कि रहेगा, उसको हमको हल्का करना है। हल्का करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, एक फॉर्मूलाज का कॉपी और दूसरा कॉपी किसका हो जाएगा, जो टफ लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ले लो, तुमको जो टफ लग रहा है वो ले लो, तुम अपने इस को सबका वेरी करेगा हर चीज़, सबका ब्रेन अलग रहता है, सबका IQ लेवल अलग रहता है, तो तुम अपने हिसाब से मूव करना, ठीक है। तो ये चीज़ करो, देखो 100%, और अगर इसी सब्जेक्ट में नहीं सब सब्जेक्ट में करो 100%, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है कि तुम पास नहीं हो, रैंक ला सकता है, हम तो सिर्फ पास होने का बात किए हैं, पास तो 100% होगा, बट ये सब करना पड़ेगा। अब जैसे कल इतना ज्ञान दिया फिर भी बच्चा लोग गायब, तो वो सब मत करो। तुम लोग भी जैसे तुम लोग आया, तुम लोग एब्सेंट मत करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलना मत करो, और खाली ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो मेरे सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में। तो अब चलो आओ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में देख मैंने क्या समझाया, मैंने बोला भाई तुमको यहाँ पे ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इसमें देखना सिचुएशंस क्या है। हमको बोला 2 सिचुएशंस है, तो भाई हम 2 सिचुएशंस में चले जाएंगे। सिचुएशंस को थोड़ा बड़ा बड़ा रखना, यहाँ पे विजिबल है ना आगे। हाँ प्लान ए प्लान भी लूंगा। हम गुड नोट जो बोलता है यूज करता है ना जी, ये लोग ये नोटफुल है, तो उसमें क्या होता है सब तुम लोगों को कुछ विजिबल नहीं होगा, तुम लोगों को सिर्फ दिखाई देगा हम क्या लिख रहे हैं। हम अभी जल्दी इसीलिए आया था, उसमें अपने आईडी से गुड नोट ऐड कर रहा था बट हुआ नहीं। अच्छा देखो यहां पे अपने पास ये तो पर्टिकुलर्स है, यहां पे मेरे पास सिचुएशन है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। तो सर सिचुएशन से थोड़ा सारी फिक्स कॉस्ट डिफाइंड होगा, मुझे तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, तो भाई एक काम करो ना, हर सिचुएशन में 2 प्लान डाल दो। और एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग बीकॉम नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान देना, तुम लोग CMA कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, जिसका एक अलग वैल्यू है। ये कोर्स ना तुम लोग का ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पास करके बना हुआ है। तो अब आ जाओ भाई, ये तो मैंने कर दिया, इसमें प्लान 1 प्लान ए ना, प्लान ए प्लान बी, प्लान ए प्लान बी। अब कुछ नहीं है, सिर्फ इनकम को सजाना है और लास्ट में आंसर निकाल देना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से इनकम को सजा दीजिए। तो इसमें हो गया ना फॉर्मेट तो सबका, और समझ में भी आ गया क्या फॉर्मेट है। तो चलो इसको सजाना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या ले लूं मैं, सेल्स। सेल्स कैसे ली जाएगी, जो भी यूनिट्स आपने बेची है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यही तो होगा ना। तो 3000 यूनिट्स बेची गई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 30, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा 90,000। एवरीवेयर इट्स 90,000। इसमें से लेस क्या करना है सर, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है
यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया है। जहां भी डाउट लगे प्लीज पूछना। 45,000 45,000। इसका मतलब हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पता चल गया। ठीक है, अब अपने आते हैं लेस क्या करेंगे इसमें से, फिक्स कॉस्ट जो मुझे गिवन है। देखो सिचुएशन वाइज गिवन है, पहले सिचुएशन में 15,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट है। अभी हम लोग सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 15,000 लेने वाला हूँ। और सिचुएशन 2 में कितना है, कंट्रीब्यूशन पर, नहीं सॉरी कॉस्ट पर यूनिट। जैसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट लेस किया मुझे वैल्यू क्या मिली, यस ये अपने पास आ जा रहे हैं। पहले सिचुएशंस और प्लान ए में मैं बात करूं तो दिस इज 30,000 और इधर 25,000 लेस इंटरेस्ट जो कितना है, कितना होगा बताइए तुम। 6,000 कैसे, हाँ किसका 20%, इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा, डेट के ऊपर होगा। हाँ तो डेट कितना दिख रहा है तुमको, 10,000 और 5,000, तो 10,000 का 20% 2,000, अब 5,000 का 20% 1,000। ठीक है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा ना। तो यहाँ पे आपको मिला प्लान ए में इंटरेस्ट है 2,000, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रहा है अभी, हो रहा है अभी, तुम लोग नोविस हो, लेकिन गलती फर्दर नहीं करना है, समझो चीज़ों को। और प्लान 2 में क्या इंटरेस्ट है, 5,000 का रेट है, उसके ऊपर 20%, मतलब 1,000 रुपया। ये मेरे को मिल जाएगा पीबीटी या ईबीटी, वॉट एवर यू मे राइट। अच्छा, अब टैक्स रेट भी गिवन है क्या, नहीं गिवन है सर, तो यहीं पे रुक जाइए, अपने को काम भी नहीं है और आगे का। तो यहां पे मुझे मिला 28,000, यहां पे मिला 29,000, 23,000, 24,000। अब तुमको मुझे बताना है ऑपरेटिंग लिवरेज, जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और आपको एक बताना है फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। आपको बताना है कंबाइंड लिवरेज, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए ये अपने आप कैलकुलेट करके दीजिए। 1.09 ठीक है चलो 0.9 करते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैसे एक चीज़ है ना, प्लस माइनस 0.05 इग्नोर किया जाता है, तो टेंशन मत लेना उसमें। तो 0.09 है वो भी राइट है, 0.08 भी राइट है। उसके बाद लास्ट वाला 0.4। अच्छा अब आ जाइए कंबाइंड लिवरेज, मल्टीप्लाई करना है, कितना है, 1.605 नेक्स्ट वन 1.545 ओके, चेक कर लेना सबका अप्रोक्स कितना। 2.106 बस ये लड़का गलत बता रहा है सिर्फ 944 1.875 ठीक है, हो गया ना सभी का। तो एकदम सिंपल सा सम था, अपने को कैलकुलेशंस करना था। ठीक है चलिए नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट एक सम में आते हैं। चलिए इस सम में आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
अरे और ये चीज़ ना तुम लोग मैथ्स में अप्लाई होता है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो अपने अपर साइड में चले जाएंगे, कम है तो लोअर साइड में जाए, मैथ्स में होता है एग्जैक्ट। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, तुम करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी अच्छा, तो उतना टेंशन मत लेना। चलो 5th नंबर सम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग, हमारा सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है एंड बैलेंस शीट के बाद इन्होंने मुझे क्या दिया, बोला देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले लो एंड देने के बाद दे आर आस्किंग ईपीएस निकालो, लीवरेज निकालो। तो भाई उसके लिए तो मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स। गिवन है क्या सेल्स? क्या होता है एसेट टर्नओवर? आप बताओ रेशियो क्या होगा? सही बोल रहा है, बोल 100 आएगा। कैसे? फॉर्मूला बता। सेल्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ है। Current assets से 2.5 ज्यादा है। divided by current liabilities. क्या क्या फिर से बोलिए। Current assets minus stock. हाँ, Stock. हाँ। Divided by current liabilities. नहीं, इससे एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या रिश्ता है? नहीं, Sir, 40 तुम कुछ बता रहा था, बता। Turnover by asset. हाँ, मतलब सेल्स बाय एसेट्स। हाँ, sales by. देखो यहाँ पे अभी हमने रेशियो चैप्टर नहीं किए हैं, बट रेशियो का एक बार डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है ना, तब तक तो तुम लोग सिलेबस कंप्लीट किए हुए रहते हो, तो कहीं से भी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डालता रहता है। अब यहाँ पे आया तो हम लोग इसके लिए थोड़ी रेशियो चैप्टर में जाके पहले रेशियो करेंगे फिर इधर आएंगे। तो छोटा सा कंसेप्ट बताता है टर्नओवर रेशियोज। पहले भी तुम लोग का कभी किया हुआ होगा, नहीं भी किया हुआ तो सिंपली ध्यान रखना, टर्नओवर रेशियोज जब भी होता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। सेल्स न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में आस्क आइटम रहता है। यहाँ पे एसेट टर्नओवर बोला तो तेरा फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्स बाय एसेट। अगर मैं बोलता कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाता? सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं बोलता वर्किंग कैपिटल टर्नओवर तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाता? सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे अपने यूज करेंगे सेल्स बाय एसेट, इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब तुम सेल्स बाय एसेट यूज करोगे इक्वल टू 2.5 है। तुमको सेल्स और एसेट्स में से कुछ पता है? एसेट्स पता है तो सेल्स पता चल जाएगा, है ना? तो चलिए वर्किंग में इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं वर्किंग्स में आ गया और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, डिराइव करने की कोशिश किया करो। कुछ भी रटना नहीं है, एफएम में रटने लायक कुछ नहीं है, समझने लायक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंस एसेट टर्नओवर इक्वल टू 2.5। अब एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट। टर्नओवर मतलब सेल्स ही होता है। आपको एसेट पता है तो देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 2.5 इंटू एसेट्स हो जाएगा। देयरफॉर सेल्स हो जाएगा 2.5 इंटू यू हैव एसेट्स ऑफ ₹40 करोड़। 40 CR, सॉरी, हम एक ही बात है, लाइबिलिटी और एसेट्स तो एक ही होता है ना हमेशा। तो वो हम लाइबिलिटी में दिखा दिया, एसेट भी तो उतना ही होगा। ठीक है, 40 करोड़ तो इंटू 40 तो ये कितना आ गया? 100 करोड़। अरे ये तो सही बोली थी तुम, 100 ही बोला था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ पे अपने आ जाएंगे, बस एक काम करो, अब 100 करोड़ यहाँ पे थोड़ी जीरोज डालेगा इतना सारा, तो उसके लिए क्या करें? ऊपर में लिख देते हैं ना रुपीस इन CR। हो गया। चलो देखो हम लोगों को पता चल गया सेल्स इज 100 CR। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि ऊपर हम लोग रुपीज इन CR लिख चुके हैं तो यहाँ डायरेक्टली 100 लिखेंगे। लेस विल टेक वेरिएबल कॉस्ट विच इज 65% ऑफ द सेल्स, है ना? तो सेल्स 100 रुपया है, उसका 65% 65 रुपीज होगा। तो यहाँ पे माइनस कर दो 65। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया?
35। ठीक है भाई, अब कंट्रीब्यूशन से हम क्या लेस करें? Fixed. फिक्स कॉस्ट, जो देखो गिवन है, क्या दिया हुआ है ना? फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 8 करोड़ है, 8, तो दिस इज 27 करोड़ EBIT लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा, कौन बताने वाला है? देखो इंटरेस्ट हम लोग पूछेंगे इसी बच्चे से, बोल तुम इंटरेस्ट देता किसके ऊपर है? लोन के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर। तो देखो बैलेंस शीट तो अवेलेबल है ना, 20 करोड़ का लोन है, डिवेंचर्स मतलब लोन, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना? 15%। तो 20 करोड़ का 15% कितना हुआ? 3 करोड़। तो यहाँ पे 3 करोड़ हम माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये कितना आ गया? 24 करोड़। दिस इज EBT। अब EBT से क्या माइनस करोगे? टैक्स, विच इज 40%। तो 24 का 40% निकालिए तो कितना होता है? 9.6। तो आफ्टर दिस कितना आ जा रहा है? पैट 14.40। प्रेफरेंसेस भी है क्या? नहीं है, यानी नो प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। क्या मैं इसको इक्विटी अर्निंग्स भी बोल सकता हूं? क्योंकि अब तो प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो है। वी कैन से इक्विटी अर्निंग ऑल्सो। ठीक है, चलो सारे डेटा अपने पास है। हमें अगर ऑपरेटिंग लिवरेज चाहिए तो हम लोग क्या नोट लेंगे? दिस एंड दिस, राइट ना? और अगर मुझे फाइनेंशियल लिवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? दिस एंड दिस, राइट? ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज इज EBIT बाय EBT। एंड मुझे अगर कंबाइंड लिवरेज चाहिए तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, राइट ना? या मल्टीप्लाई कर देना ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। चलो ये 3 फॉर्मूलाज तो निकाल लो, मेरे को आंसर दे दो। Financial 1.29, ओके, leverage 1.125. 1.125। Combined leverage 1.45. चलिए ये तो हो गया लिवरेज सारे। अब आपको एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या पूछी गई है? एग्जाम में ऐसे मत कर देना, पूरा फॉर्मूला बैठा के लिखना। अच्छा, EPS भी पूछा गया, देयरफॉर अब EPS क्या होना चाहिए? चलो EPS कैलकुलेट करो, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देना। Adding by number of shares. हाँ, तो अर्निंग कितनी है? 14.40 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 CR है ना? हाँ, बस डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा? 14.40। EPS ऑलवेज रुपी टर्म में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दिसंबर 24, ठीक है। चले दिसंबर 24 में जैसे MCQ जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, रुक जाओ, इसमें तो तुम लोग को सब दिख जाएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या दिया हुआ है। सिंपली फॉर्मूला यूज करो, कंट्रीब्यूशन बी डिवाइडेड बाय EBIT इक्वल टू 1.22। तुमको कंट्रीब्यूशन और EBIT में क्या पता है? कंट्रीब्यूशन पता है, पता चल जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, पता चल गया कंट्रीब्यूशन 27 लाख ना। Yes sir. ओके, ये आंसर तो सभी को ही दे सकता है। Fixed cost sir. बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, Fixed cost of production. फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तुम बोल रहे वेरिएबल कॉस्ट ना, हाँ तुम बोल रहे हो ओके, और तुम फिक्स कॉस्ट। इतना सोच क्यों रहे? तो आंसर तुरंत दिया जा सकता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज को जनरेट करके देता है, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। अगर ये फाइनेंशियल लिवरेज की बात करता तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हो जाता, मतलब इंटरेस्ट हो जाता। दिसंबर 24 का ये 3 सम अपने कर रहे हैं, मतलब 6 मार्क्स का कवरेज हुआ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, और देखो ये एमसीक्यू है, तो अटेम्प्ट क्या फास्ट लेना है, मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। देखो भाई मेरे को बोला मेरे पास 2 प्लान है, बट जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो ना, तुम क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा उस पर ध्यान देना, दोनों प्लान को बैठ के लेके सॉल्व मत चालू कर देना। तो मेरे से पूछा है प्लान बी का ईपीएस, तो हम प्लान बी का डेटा ही देखेंगे, प्लान ए के डेटा को देखेंगे भी नहीं। मतलब क्या, मेरे को कोई काम नहीं है, तो हम प्लान बी बोला 2 प्लान है, प्लान ए ये है, प्लान बी में क्या बोला 50% डेट है 50% इक्विटी है, ठीक है भाई। और यहाँ पे डेट कितने का है 5 लाख का, तो डेट अगर 5 लाख है तो इक्विटी भी कितना होगा 5 लाख ही होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डेट पे इंटरेस्ट रेट क्या है 5000 शेयर्स है 100 रुपये एच के, मतलब 5 लाख। EBIT 1.5 लाख है, तो मैंने EBIT 1.5 लाख लिया, EBIT से मैं क्या माइनस करूं 50,000 इंटरेस्ट, 5 लाख का 10% 1 लाख आया, दिस इज व्हाट EBT। इससे मैं टैक्स माइनस कर दूंगा, टैक्स कितना है 30%, मतलब 30,000, तो मेरे को पैट कितना मिला 70,000, और प्रेफरेंस एज है नहीं, तो इस पैट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 5000 कर दूं तो कितना आ जाएगा। इतना इजी था, तुम लोग नहीं किया, बताते। देख अपने क्या किया ना, सबसे पहले प्लान बी का ईपीएस पूछा, तो हम लोग प्लान बी का ही बात किए, तो प्लान बी का जब मैंने बात की तो प्लान बी का EBIT कितना दिया 1.5 लाख। EBIT तुम लोग इनकम स्टेटमेंट तो अभी समझा है, क्या किए थे इनकम स्टेटमेंट में, हम लोग सेल्स में से मूव कर रहे थे, EBIT से मूव कर, यहाँ पे EBIT में से क्या माइनस करोगे इंटरेस्ट, माइनस कर दिए। इंटरेस्ट कैसे निकाले सर, डेट कितना है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000 माइनस कर दिए, तो EBT आ गया। EBT में से टैक्स माइनस कर दिए, टैक्स रेट है 30%, 30% ऑफ दिस 30,000, इसको जैसे ही तुम माइनस किए तुमको क्या मिला पैट 70,000 है। अब मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो यही इक्विटी अर्निंग है, इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया मैंने, मतलब 5,000, तो क्या मिल गया मेरे को EPS दैट इज ₹14, ठीक है। नंबर 9, देखो तुम लोगों को ना एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना, ये CMA गुरु का स्टडी मैट से सॉल्व करना है, प्लस उसके अलावा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से सॉल्व करना है, प्लस उसके अलावा PYQ सॉल्व करना है, सब करना होगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो अभी हम दिसंबर 24 का करवा रहा था, तो ये तुम लोग को करना होगा, और अगेन हर सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ, और जो बताया 3 कॉपी मेंटेन करना वो भी मेंटेन करना। चलिए अभी सबसे पहला ये अच्छा समझिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस है। सब में बोला है कि देखो आपके पास पैट जो है EAT एक ही बात है, दैट इज 5% ऑफ द सेल्स, टैक्स रेट 50% है, ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स है, ठीक है। डिवेंचर्स 3 लाख का है जिसमें 10% इंटरेस्ट रेट है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है। इनकम स्टेटमेंट दे दिया बट आधा अधूरा, फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स को फिल तो करना होगा, तो कैलकुलेशंस करना होगा। बोला उसके बाद लिवरेज निकाल दो, अरे इनकम स्टेटमेंट बन गया तो लिवरेज तो ऐसे ही निकाल देंगे, तो इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं।
पहले मैं इनकम स्टेटमेंट ही ले रहा हूं। जैसे गिवन है वैसे मैं कॉपी कर दे रहा हूं। सेल्स तो मुझे पता ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट शायद मुझे पता है, कितना है 6 लाख। अब कंट्रीब्यूशन भी मुझे पता ही नहीं है, ये सब ना ऐसा सब देखो एफएम में ना बेसिक मैथ्स का एफएम हुआ, कॉस्ट हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ, उसमें मैथमेटिकल टच रहता है। अगर तुम्हारा मैथ्स का बैकग्राउंड एकदम खराब है ना तो एफएम तो फिर भी मैनेज हो जाता है, कॉस्टिंग मैनेज नहीं होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज नहीं होता है। तो मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो अभी आ जाओ, फिक्स कॉस्ट से लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हो? लेस इंटरेस्ट। शायद इंटरेस्ट तुमको पता है क्या? क्योंकि मुझे लोन पता है। लोन कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10%, 30,000 रुपया। पैट, नहीं पैट कहां से हुआ ये? हाँ, लेस टैक्स रेट अवेलेबल है ना अपने पास? हाँ 50%। हाँ ठीक। तो ये जो आएगा दैट इज पैट। बस यहीं पे रुक जाना है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते ही अपने आप सारी लिवरेजेस निकल आएंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग वर्किंग्स में मूव कर रहे हैं। देखो बहुत सारा डेटा तो अवेलेबल ही नहीं है, तो जब भी तुम ये देखो, मैंने बोला रेशियो ही है। जब भी तुमको डेटा दिखाई दे तो सबसे पहला काम क्या करना ना, तुमको जो रेशियो दिखाई दे उसको यूज़ करने का कोशिश करना। मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं, EAT जो गिवन है, EAT इक्वल टू वॉट? %5 ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम लोगों को अगर इसको PBT में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन बताएगा? PBT क्या होगा इसी डेटा के बेस पे? यू हैव टैक्स रेट ऑल्सो। ये तुम लोग करके दो मेरे को एक बार। चलो एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं। तुम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करते हो तो तुमको क्या मिलता है? हाँ है ना, यही होता है ना। तो इसको यूज करते हुए मेरे को बताना है तुम लोगों को। So 10% of sales. 10% ऑफ सेल्स होगा। अच्छा, एक बच्चा तो 10% ऑफ द सेल्स बोल दिया, और कोई बताओ। अभी अभी तो बताया था। देखिए EBT जो है उसमें से 50% हेयर कट होगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो 50% ही तो होगा ना, राइट ना? क्योंकि टैक्स रेट इज 50%। तो इसका मतलब कैन वी से कि EBT इज 50%, ये EAT इज 50% ऑफ EBT, बोल सकते हैं ना, राइट? तो हम यहाँ पे अगर बोल दें 50% ऑफ EBT इक्वल टू EAT, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा? ठीक है भाई, तो देयरफॉर EBT कितना होगा? EBT हो जाएगा EAT का डिवाइडेड बाई 50%, मतलब 5% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई 50%। तो ये बच्चा सही बोला, दिस शुड बी 10% ऑफ सेल्स। कैलकुलेटर में अप्लाई करके देख लो, आ जाएगा। और नॉर्मली समझो जो 50% है तो 100% करना है तो डबल करना होगा, तो 5% है तो डबल कितना हो जाएगा? 10%। चलिए एक पार्ट हमने यूज कर लिया, अब हम लोग दूसरे पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? चलिए नेक्स्ट आइए। नंबर 2 इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है?
ऑपरेटिंग लिवरेज क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई विच इज 4। ठीक है, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT को क्या मैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। तो कैन आप इसको सॉल्व करो ना थोड़ा सा आगे जाके। हो सकता है, अच्छा चेक कर लेते, रुक देख। मैंने जो डेटा लिया उसको मैं लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स को मैं सेल्स ही रहने देता हूँ, -6 lakhs माइनस 0.75 सेल्स 12 lakhs आ रहा है, -4,50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 0.10 सेल्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें अपने सेल्स को साथ में ले लेते हैं। इधर क्या होगा? सेल्स देख, यहाँ पे सेल्स है मतलब 1 सेल्स माइनस 0.75, तो आई कैन से 0.25 सेल्स इक्वल टू ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तीनों को सम अप कर दो, कितना हो जाएगा? 10,80,000। हाँ बोल, 4,40,000 माइनस कैसे हो सकता है? क्यों माइनस क्यों? अच्छा माइनस माइनस साइन है ना, ठीक है, प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, माइनस माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस है, 30,000 माइनस है, 6,30,000 और 4,50,000 प्लस है, तो कितना आ जाएगा? 6,30,000 और 4,50,000 के बीच का गैप कितना है? 1,80। माइनस साइन में रहेगा 1,80। हाँ, इक्वल टू 0.10 सेल्स। तो अब आप इसको आगे लेके जाओ, तो यहाँ पे -1,80,000 इक्वल टू 0.10 सेल्स माइनस 0.25 सेल्स। तो इसमें देखो -1,80,000 इक्वल टू माइनस साइन आ गया 0.15 सेल्स, माइनस माइनस कैंसिल्ड, सेल्स इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 0.15, 12 लाख। ठीक है, अच्छा सा मैं एक बार घर में जाके फिर से कैलकुलेट कर लूँ, अपने आप सॉल्व करने का कोशिश करना। कंसेप्ट समझ में आया ना? ठीक है, अब हम लोग इजीली मूव कर जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। कर लिया सभी ने? हाँ कर ले, कहीं भी डाउट लगे तो पूछो। ये रहा अपना इनकम स्टेटमेंट। यू गॉट द सेल्स कितना है? 12 लाख। 12 लाख में से 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट चाहिए भाई, तो फिक्स कॉस्ट कितना था? फिक्स कॉस्ट देख, तुम लोग यहाँ पे डेटा में कैलकुलेट किया था, 7.75 सेल्स माइनस 4.5 लाख इज द फिक्स कॉस्ट। तो 0.75 सेल्स इज व्हाट? 9 lakhs ना? 9 lakhs माइनस 4.5 लाख, 4.5 लाख इज द फिक्स कॉस्ट। तो अपने को ये मिला EBIT 1.5 लाख, 30,000 इंटरेस्ट, टैक्स रेट कितना था? 50%, मतलब 60,000। तो पैट विल बी 60,000। वो यहां तक। तो ये तो इनकम स्टेटमेंट बना, सम बड़ा है। अगर ये सम तुमसे एग्जाम में पूछ लिया, जनरली ये CA एग्जाम में पूछने लायक सम है, तुम लोग के एग्जाम में अगर पूछता है तो फुल 14 मार्क्स का पूछेगा, 7 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा। अब अपने आते हैं और क्या पूछा मेरे से।
अब बोला सर फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज निकाल दो, तो फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, है ना, तो निकाल दो। फाइनेंशियल लिवरेज अपना होगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 1.25 एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग कि सर कंबाइंड लिवरेज भी निकाल दो। ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज कर देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है, कंबाइंड लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज 1.25 है 5। ये भी हो गया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तुम क्या किया ना, फिक्स कॉस्ट देख तुम फॉर्मूला में क्या लिखा था ऊपर में, देख जब कैलकुलेट किए थे तो हम लोग लिखे थे 0.575 सेल्स माइनस 4.5 लाख इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। देख यहां पे हम कैलकुलेट करवाए, ये देख, ठीक है ना। तो इसी चीज को यहां पे ले लिया मैंने। तो जब उल्टा में चला तो कोई दिक उल्टा से भी आ सकता ही, नहीं आ पाता, नहीं सर आ जाता, सेल्स आ गया, सेल्स का 5% लेता, उससे मूव कर जाता, हो जाता। और क्या चाहिए, अच्छा अब देखो क्या पूछा है, ये कौन ट्राई करके देगा, इससे समझ में आएगा तुम लोगों को कितना समझ में आया। चलो ये बच्ची बताएगी, तुम बता, हिंट्स देता है। देखो क्या बोला, ईपीएस में कितना चेंज होगा अगर सेल्स 5% से बढ़ जाए। फर्स्ट ये तुरंत रिकॉल करो, ईपीएस और सेल्स का रिश्ता कौन सा लिवरेज देता है। ईपीएस मतलब बॉटम अर्निंग और सेल्स मतलब टॉप अर्निंग, कंबाइंड लिवरेज। तो ये बोल रहा है कंबाइंड लिवरेज को यूज करके निकाल दो ना। यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज तुम्हारा है कितना, 5। ये क्या बता रहे हैं, अगर सेल्स में 1% चेंज हुआ तो ईपीएस में कितना परसेंट चेंज होगा, 5%। तो सेल्स में 5% इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस कितना इंक्रीज करेगा, 25%। बस हो गया। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे सिंस कंबाइंड लिवरेज इज 5 इट मीन्स, वो कहानी बता देंगे, इट मीन्स इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 5%, सॉरी 1%, EPS will increase by 5%. And since sales increased by 5%, therefore EPS increased by, multiply हो जाएगा ना 5 into 5, 25%। ठीक है ना, तुरंत निकल गया। इसको क्लरिकल वे में भी निकाल सकता था। क्लरिकल वे क्या होता पता है, तुम लोग को सेल्स को 5% यहाँ बढ़ा देना और मूव ऑन करते जाना, वो लेंदी हो जाएगा। इट्स अ गुड सम, अच्छा सम था। ठीक है, हम लोग आज और कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके रखना। दिस वन क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना है तुम्हें, 11 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो सम ट्राई करके रखना आप, नंबर 10 नंबर 11। नेक्स्ट क्लास अपना लिवरेज भी कंप्लीट भी हो जाएगा एंड इसके साथ साथ छोड़ो लिवरेज ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, एटसेट्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो सम आप लोग प्लीज ट्राई करके रखिएगा।